हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आपको पता है कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज इसी कड़ी में हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सो ध्यान से एक एक टॉपिक सुनिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आता हूँ। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर जहाँ से हमने ख़त्म किया था। मैंने आपको व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ाया था, बहुत कुछ आपको समझाया था। आज इसी कड़ी में हमारा जो अगला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। वैसे चैप्टर का नाम डेमोक्रेसी नहीं है, चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर का नाम है ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी क्या है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे मेरी बात और बहुत अच्छे से आप अपने मकसद में चीजें कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी है क्या। तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर को इलेक्ट करने का काम जनता करती है। यानी कि जनता ही इसमें सब कुछ है, जनता ही इसमें करता रहता है और जो जनता डिसाइड करती है उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी को रूल ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। रूलर कौन इलेक्ट कर रहा है, पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। इतनी बात पहले क्लियर हुई, डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक बार और, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। रूलर को कौन इलेक्ट कर रहा है, तो उनको इलेक्ट करने का काम कर रहा है पीपल। तो पीपल के थ्रू जो सरकार इलेक्ट होती है, उसी सरकार को क्या बोलते हैं, उसी सरकार को हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई है। जल्दी बताइए, ये डेमोक्रेसी का आपको साइन बता रखा है मैंने, आप यहाँ पर ये साइन देख सकते हैं। क्या है ये साइन, देखिए, समझ में आई। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बातें आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप समझने की कोशिश करिए, आखिर पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी सरकार डेमोक्रेसी को क्यों माना जाता है। आखिर क्या रीजन है कि डेमोक्रेसी को अच्छा कहा जाता है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप नोट पहले स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा। देखिए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा इसके आउटकम्स क्या है। तो ये 5 या 6 ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड बेटर। आखिर डेमोक्रेसी को क्यों अच्छा कहा जाता है, क्या रीजन है कि डेमोक्रेसी को एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड बेटर। आखिर क्यों डेमोक्रेसी को अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए क्यों। क्यों आखिर क्या रीजन है कि डेमोक्रेसी एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहला रीजन आप समझिए, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। पहला पॉइंट क्या है, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। क्या मतलब है इसका, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको लिए बोर्ड ले लेता हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। आपके देश में डेमोक्रेसी है, आपके देश में डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी आपके देश में। अब आपके देश में डेमोक्रेसी है, तो क्या आपके देश में जो अवेलेबल फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, क्या सभी के लिए अलग अलग है। आप बताइए, फंडामेंटल राइट अलग अलग है क्या। मौलिक अधिकार इनको बोलते हैं हिंदी में, मौलिक अधिकार। क्या सभी के लिए अलग अलग है, तो आपका आंसर होगा नहीं, सभी के लिए अलग अलग नहीं है। तो जब सभी के लिए अधिकार अलग अलग नहीं है, तो क्या हुआ, आप और मैं इक्वल हुए। आपके लिए भी वही अधिकार है, मुझे भी वही अधिकार है। मुझे भी 18 साल की उम्र में राइट टू वोट मिला था, आपको भी 18 साल की उम्र में राइट टू वोट मिलेगा। तो एक डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फीचर क्या होता है, डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी अमंग द पीपल, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल फंडामेंटल राइट, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड राइट टू लाइफ, डेमोक्रेसी प्रोवाइड राइट टू वोट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड क्या, ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी इक्वालिटी। यही रीजन है, इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करती है।
डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करने का काम करती है, ये मेन फीचर होता है डेमोक्रेसी का। यहाँ पे देखिए, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। डेमोक्रेसी क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करने का काम करती है, किसके बीच में? लोगों के बीच में। पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है, इट रिकॉग्नाइज एंड एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्या ये दूसरा पॉइंट क्या है? ये इंडिविजुअल की डिग्निटी को एनहेंस करने का काम करती है। अब क्वेश्चन उठता है डिग्निटी को कैसे एनहेंस करती है? तो देखिए, डिग्निटी को एनहेंस करती है कुछ खास तरीके से। जैसे आपके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या है ये? आपकी और मेरी डिग्निटी को ही तो एनहेंस किया जा रहा है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का काम, डिग्निटी को एनहेंस करने का काम कौन कर रहा है? तो ये आप याद रखिएगा, कौन कर रहा है बताइए? तो ये कौन कर रहा है? तो आप बताओगे डेमोक्रेसी कर रही है। तीसरी चीज समझने की कोशिश करिएगा, क्या है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की पावर काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। कैसे? आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पूरी चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग की पावर सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है, वो कहाँ होती है? वो डेमोक्रेसी में होती है। ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, सॉरी, चौथा पॉइंट क्या है? प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, ये डेमोक्रेसी क्या करती है? कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का काम करती है, रिजॉल्व करने का काम करती है, डेमोक्रेसी को समाप्त करने का काम करती है। अब आप कहोगे कैसे सर, ऐसा क्या है जो डेमोक्रेसी को रिजॉल्व करने का काम करती है? तो समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे डेमोक्रेसी कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम करती है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपने बेल्जियम का केस पढ़ा था, बेल्जियम में फर्स्ट टर्म में बेल्जियम पढ़ा था। बेल्जियम में क्या था? डेमोक्रेसी थी। वहां पर डचों को, जर्मन्स को और जितने भी वहां पे कम्युनिटी के लोग थे सबको इक्वल राइट्स दिए गए थे, सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। तो क्या हुआ? डेमोक्रेसी ने कन्फ्लिक्ट को कम कर दिया। काफी हद तक डेमोक्रेसी ने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम कर दिया। ये एक बड़ा फीचर होता है डेमोक्रेसी का। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि ये मिस्टेक्स को सुधारने का काम करती है। कैसे? अगर आपने गलती से, समझिएगा, अगर आपने गलती से कोई ऐसी गवर्नमेंट चुन ली जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके लिए काम नहीं कर सकी है, तो आप विद इन 5 ईयर, 5 साल के बाद आप उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो, आप उस गवर्नमेंट को बदल सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आखिर डेमोक्रेसी को एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो आप बताओगे ड्यू टू ऑल दीज रीजन डेमोक्रेसी इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या रीजन है? मैं दोबारा बता देता हूं। पहला रीजन, इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। दूसरा, इट रिकॉग्नाइज एंड एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन इंडिविजुअल। तीसरा, प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। चौथा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और पांचवा, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये मिस्टेक सुधारने में मदद करती है। इन सारे रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी को एक बहुत बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। बताइए, क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए, चलो आगे देख लीजिए। आप चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए, उसके बाद आप इनको लिख लीजिएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है? 3 एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, आज हम आधा चैप्टर करेंगे और आधा चैप्टर करेंगे कल, और इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? 3 एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 3 एस्पेक्ट। क्या है ये 3 एस्पेक्ट? समझिए जरा, ये 3 एस्पेक्ट क्या है डेमोक्रेसी की, ये आपको समझनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा ये 3 एस्पेक्ट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी एस्पेक्ट की? पॉलिटिकल क्या डेमोक्रेसी। देखो, पॉलिटिकल 2 जगह लिखा है, लेकिन आप ये मानिए एक जगह बात हो रही है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिक्वायर गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। आपके देश में जो सरकार इलेक्ट होती है वो किसकी मर्जी से होती है? लोगों की मर्जी से होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंप्रूव करती है। आपके देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी उम्र 18 साल है, क्या किसी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है? क्या उसको जाति के आधार पर यह मना किया जाता है कि तुम इस जाति के हो तो वोट नहीं दे सकते? ऐसा नहीं किया जाता। तो क्या है? आपकी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करने का काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है। डेमोक्रेसी का जो एस्पेक्ट है वो क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है कि आपके देश में रहने वाले सभी लोग क्या हैं?
पॉलिटिकली इक्वल हैं, उनको राइट टू वोट भी मिला हुआ है और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भी मिला हुआ है। बस उन्हें एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना होता है और अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उन्हें राइट टू वोट भी है और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भी है। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आ जाइए जरा इधर। दूसरा सोशल। सोशल क्या मतलब है? सोशल दिस रिक्वायर सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। कैसे सोशल इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करती है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। क्या आपके देश में किया जाता है? क्या आपके स्कूल में आपसे पूछा गया था कि आप इस धर्म के हैं, इस वजह से आपको स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा? नहीं किया जाता। तो ये डेमोक्रेसी क्या कर रही है? सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है? सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। इसको आप थोड़ा सा बोर्ड पर समझिए कैसे डेमोक्रेसी इनहेंस करती है। यहाँ देखिए डेमोक्रेसी की 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहली पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल, फिर आपका सोशल और फिर आपका कैसा, इसको बात करेंगे इकोनॉमिक। अभी बात करेंगे, 2 मिनट रुकिएगा, समझाऊंगा मैं आपको। पॉलिटिकल की बात करूं तो आपके देश में सभी को राइट टू वोट है। सभी को तो नहीं, लेकिन जिनकी उम्र राइट टू वोट है, जिनकी उम्र 18 साल की है, क्या उनको राइट टू वोट मिलता है? आपका आंसर है मिलता है। क्या उनको राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन मिलता है? मिलता है। क्या भेदभाव हो रहा है? नहीं। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया? पॉलिटिकल इक्वालिटी को बढ़ाया नहीं बढ़ाया? पहली चीज। दूसरी चीज सोशल। क्या आपके देश में जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा को लेकर कोई भेदभाव होता है? नहीं होता। तो क्या हुआ? सोशल इक्वालिटी को बढ़ाया? बढ़ाया। तीसरी चीज इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा देने का काम भी करती है। कैसे? सरकारें हमें मुफ्त में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दे रही है। कोरोना का काल से हमें सारी चीजें फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है। क्या है? सरकार इक्वालिटी, इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना चाहती है। अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती, क्या आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती? नहीं मिलती। और इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों डायमेंशन को फुलफिल करती है। पहली सोशल डायमेंशन, दूसरी पॉलिटिकल डायमेंशन, तीसरी है ये इकोनॉमिक। देयर शुड बी नॉट डिस्पैरिटी, नो डिस्पैरिटी। देखो ऐसा नहीं है, समझिएगा मेरी बात, ऐसा नहीं है कि किसी भी सब देश में सब बराबर होते हैं, सब अमीर हैं, सब गरीब, सब अमीर हैं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। आपकी कंडीशन अलग होगी, मेरी कंडीशन अलग होगी, और की कंडीशन अलग होगी, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री ये पूरी कोशिश करती है कि वहां पर इक्वालिटी आए, वहां पर लोगों को लगभग बराबर सुविधा मिले। इसी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज कुछ मूलभूत आवश्यकताएं अपने लोगों को प्रोवाइड कराती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ गया? चलो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक पे जानने की कोशिश। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बता दीजिए, फिर मैं दोबारा बताऊंगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अदर फीचर क्या हैं ये देखिए। डेमोक्रेसी क्या क्या देती है आपको? क्या ये बाकी देशों में मिलेगा? सबसे पहली बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां इलेक्शन कैसा होता है? फ्री एंड फेयर होता है। जैसे 2014 से पहले आपके देश में कांग्रेस थी, 2014 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी आ गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब हो सकता है कि आगे इलेक्शन हो तो बीजेपी की जगह कोई और पार्टी आ जाए। तो डेमोक्रेसी का अगला फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेसी में क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पर एक से बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लोगों के पास ऑप्शन होता है। क्या चाइना में ऑप्शन है ऐसा? नहीं, चाइना में नहीं है। क्यों? चाइना इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, दैट इज व्हाई पीपल डोंट हैव अनदर चांस। लोगों के पास मौका नहीं होता है, लोगों के पास चीजें नहीं होती है। तो चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तीसरा एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपके देश में प्रत्येक वो व्यक्ति जो 18 साल का है उसको क्या मिलेगा? उसको राइट टू वोट मिलेगा। ये अगला फीचर है डेमोक्रेसी का। चौथी चीज सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा फीचर है सोशल इक्वालिटी। समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच में जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। सोशल इक्वालिटी देखने को मिलती है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए थे, क्या वहां पे थी सोशल इक्वालिटी? नहीं थी। वहां पे तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन कहा जाता था। वहां पर एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के बीच में डिफरेंस था। वहां पर जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो रॉयल क्लास के लोग थे, उनको फैसिलिटी ज्यादा थी, जबकि किसानों और थर्ड वर्ग को बहुत कम थी। क्या आपके देश में ऐसा है? आपके देश में सोशल इक्वालिटी है। नेक्स्ट क्या है? क्या है? साउंड पॉलिटिकल सिस्टम। एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एक साउंड पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों को अपने व्यूज, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की परमिशन है। आप अपने व्यूज देख सकते हैं, आप अपने व्यूज
रख सकते हैं। आपके देश में तो डेमोक्रेसी का लेवल ये समझिए कि हमारे देश में तो प्रधानमंत्री और सरकार को भी गाली दे दी जाती है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे फीचर आपको कहाँ मिलेंगे? डेमोक्रेसी को मिलेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, और लास्ट में आई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है जो सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का काम करता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फीचर विच इज अवेलेबल इन दी वेयर विच इज अवेलेबल इन दी डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी को क्यों अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा, आप कारण समझ चुके होंगे कि डेमोक्रेसी को क्यों एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। तो आप सुनिए, डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी में एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी में सोशल इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज को रख सकते हैं, और क्या होता है? साउंड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये सारी फैसिलिटी, सारे फीचर देखने को मिलते हैं। अब बताइए, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है? तो अब अगर पूछा जाए तुमसे कि व्हाई डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आसानी से बता दोगे। इन सारे रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी को एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? क्या इतनी बात समझ में आई है? एक बार में 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, और आज मैं इतना ही कराऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया 3 एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जिसमें मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के साथ पॉलिटिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। दूसरा मैंने बताया सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा? इकोनॉमिक, आप समझ गए होंगे। और फिर मैंने बताया कि आखिर बाय डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को क्यों एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, सारे रीजन मैंने बताया आपको। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई। आज थोड़ा सा समझिएगा बात, कुत्तों की आवाज बाहर से बहुत ज्यादा आ रही है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है आज, तो बस मैनेज किया मैंने, लेकिन आप कंटिन्यू इसको देखिएगा, चीजें प्रमोट करिएगा जिससे कि चीजें आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। तो ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, अपनी 10th अच्छे से करिए, और मैं आपको पूरा सिलेबस धीरे धीरे ऐसे ही करा दूंगा। तो मिलते हैं कल ही आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।